स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आपका स्वागत करता हूं फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के बारे में। तो आइए समझते हैं। ये काफ़ी व्यूअर रिक्वेस्ट था तो मैं अब इसी पर वीडियो बना रहा हूँ। आप ये समझिए कि ये है क्या और इसके बारे में काफ़ी बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, उससे काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे इसे कहा जाता है माइक्रोस्कोप ऑफ ए पार्टिकल। क्या वो बात सही है? एकदम सही है। आप ये समझिए अगर पार्टिकल बहुत छोटा होने लगता है तो उसको आप देख नहीं सकते, ना ही उसमें कोई छेड़खानी कर सकते हैं। और आप जितना सब एटॉमिक के अंदर जाने लगेंगे ये समस्या उतनी बड़ी हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप एटम को तोड़ना चाहते हैं तो आप उसको हीट कर सकते हैं, आयनाइज कर सकते हैं, प्लाज्मा में बदल सकते हैं, तो आपको न्यूक्लियस अलग हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन अलग हो, ये सबसे आसानी से किया जा सकता है। लेकिन आप चाहेंगे कि न्यूक्लियस अलग हो जाए, कि न्यूक्लियस के अंदर जैसे प्रोटॉन है उसको खोल के देखें, ये संभव नहीं हो पाता। इसके लिए हमें पार्टिकल एक्सीलरेटर चाहिए जो बहुत ज़्यादा एनर्जी ये छोटे पॉइंट पे फोकस करके उसको फोड़ता है और हम लोग को ये निकल जाता है। मतलब समझिए उसका डिब्री जो निकलती है, मतलब जो उसका कचरा निकलता है उसको एनालाइज करके हम लोग समझ पाते हैं अच्छा न्यूट्रॉन के अंदर ये है, प्रोटॉन के अंदर ये है। तो इसीलिए हम लोग को पार्टिकल एक्सीलरेटर चाहिए, क्योंकि मतलब हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते जो न्यूट्रॉन को छेड़ सके या प्रोटॉन को छेड़ सके। लेकिन अगर आप ये प्रोटॉन को खास करके, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है और मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करता है, आप एक्सीलरेटर बनाओ कि सट सट उसको घुमाइए और एक दूसरे से भिड़ाइए, तब एनर्जी आपकी जितनी ज़्यादा हो आप उतना अंदर तक उतर पाएंगे। और ये है क्वांटम फिजिक्स का लेवल। ये लेवल पे आप लोगों को कई बार सुनने को मिलेगा स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, जिसमें खूब सारा हुआ है, जैसे कि अप है, डाउन है, स्ट्रेंज है, चार्म है, टॉप है, बॉटम है, एंटी डाउन है, एंटी स्ट्रेंज है, बहुत सारे चीज़ें हैं इसमें। फिर प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन है, फिर मुऑन है, बहुत सारी चीज़ें। मतलब ये मॉडल काम करता है। मतलब साइंस में कोई भी चीज़ को इस्तेमाल करने का एक ही रूल होता है, क्या वो कोई चीज़ प्रिडिक्ट करता है और कितना रिलायबली प्रिडिक्ट करता है। ये मॉडल प्रिडिक्ट करता है और इसी मॉडल के हिसाब से हिसाब था कि हिग्स बोसॉन जैसा कुछ होगा। हिग्स बोसॉन मतलब उस नाम दिया गया, मतलब वो कुछ है नहीं, नाम जैसे इलेक्ट्रॉन है नहीं, हम लोग उसको नाम दे दिए, ठीक है, ये बिहेवियर को समझने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। वैसे ही हिग्स बोसॉन समझिए एक नाम दे दिया हम लोगों ने। तो ये क्वांटम लेवल का औजार है। और फिर आपको कई बार सुना ये बिग बैंग बताएगा या बिग बैंग मशीन के तौर पर इसे बताया जा रहा है। तो हो क्या रहा है? क्या ये बिग बैंग बना रहा है? नहीं, उतना पावर नहीं है इसमें। तो हो ये रहा है कि बिग बैंग का अभी तक हमारे पास जितनी अंडरस्टैंडिंग है कि बिग पॉइंट 0 पॉइंट से स्टार्ट हुआ, यानी कि कुछ नहीं था उससे कुछ हुआ। तो जितना दूर तक हमारा टेलीस्कोप भूतकाल में देख पा रहा है वहां हम लोग समझ रहे हैं कि एक पॉइंट पे क्वांटम फ्लक्चुएशन हुआ था। क्वांटम फ्लक्चुएशन बहुत हाई एनर्जी इवेंट होता है। वो मतलब समझिए उसकी एनर्जी डेंसिटी को डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल होता है। ये मशीन उसी एनर्जी डेंसिटी को अचीव करता है। तो यही मेन वही है। तो मैं बोल रहा हूँ कि पावर नहीं, आप ऐसा समझिए कि हम लोग एक दो एटम्स को वहां तक ले जा पाएंगे और ये बिग बैंग में पूरा यूनिवर्स वहां था। इसीलिए मतलब समझिए स्केल अंतर है। तो इसी ये पार्टिकल्स को हम लोग को तोड़ने देता है और उसके अंदर घुसने देता है, और इसके अंदर हम लोग बहुत अंदर तक जाना, तभी आपको हिग्स बोसॉन को समझने का मौका मिलेगा। अब ये उस एनर्जी डेंसिटी पे चला जाता है, मतलब उसका एक फ्रैक्शन पे चला जाता है जहाँ पे क्वांटम फ्लक्चुएशन यूनिवर्स वाला, तो वो भी अंडरस्टैंडिंग आती है कि कैसे जीरो से सब चीज़ स्टार्ट हो सकता है। यानी कि ये समझिए ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर को उल्टा चला रहा है। हम लोग क्या करते हैं, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर का हमारे लिए क्या मतलब है? एटम को तोड़ो या जोड़ो और उससे आपको मास तबाह हो जाता है, मास से एनर्जी में बदल के। तो इसी को हम लोग ई टू एम सी स्क्वायर कहते हैं। ये उसका उल्टा है। ये मतलब समझिए आप मतलब ये जो क्वांटम फ्लक्चुएशन हुआ एनर्जी से मास बना, मतलब जो भी चीज़ आप एनर्जी देख रहे हैं आप समझिए एनर्जी का कंडेंस फॉर्म को आप मास कह सकते हो। तो ये उसका उल्टा कर रहा है। तो यही सब चीज़ है इस औजार का मेन काम। आपको पार्टिकल फिजिक्स के अंदर घुसना है बहुत अंदर तक, जहाँ पे आपको स्टैंडर्ड मॉडल को और अच्छे से समझ सके, बिग बैंग के टाइम का मैथमेटिक्स को रिफाइन करना है। और ये सारा चीज़ क्वांटम लेवल पे होता है। नॉर्मल क्लासिकल फिजिक्स से इसका कोई लेना देना नहीं है, सिवाय ये कि मतलब कितना बड़ा डायमीटर बनेगा। तो ये काम कैसे करता है? अब इसका हिसाब सीधा है। हम लोग पार्टिकल एक्सीलरेटर आदम जमाने से हो रहा है, 1950 से बनाया जा रहा है। पार्टिकल एक्सीलरेटर में तुरंत समझ में आ गया, जितना एनर्जी लेवल ऊपर जाता जाएगा आपकी अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स से ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि जैसे आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के लेवल पर जाते हैं तब वो सबको तोड़ने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए। मतलब कि अगर आप थोड़ा एनर्जी डालेंगे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अलग हो जाएगा, कोई ज़्यादा क्लोजली बॉन्ड नहीं है। लेकिन वहीं अगर आप न्यूट्रॉन को तोड़ना चाहते हैं या प्रोटॉन को तोड़ना चाहते हैं तब बहुत ज़्यादा एनर्जी खाएगा। तो वैसे करके हम लोग तोड़ना तो शुरू कर दिए, लेकिन अच्छे से नहीं तोड़ पा रहे थे। मतलब समझिए थोड़ा सा चिप किए, अच्छा ये पार्टिकल्स निकलने लगे, थोड़ा सा और चिप किए, ये ग्लूऑन पार्टिकल निकला, ये चिप किए, ये अब पार्टिकल निकला, ये चिप किए तो स्ट्रेंज पार्टिकल निकला। समझे? मतलब चिप कर रहे। तो इसीलिए हम लोग को समझ में आ गया जितना मतलब पावरफुल एक्सेलरेटर को जितना जोर से ये दोनों को ठोकेंगे उतना ज़्यादा मतलब डिब्री निकले, और उस डिब्री का एनालिसिस करके आप पकड़ सकते हैं कि क्या होता है उसके अंदर। तो हम लोग को हिसाब से आ गया बड़ा बनाओ,
जितना पावरफुल हो सके बनाओ। तो 27 किलोमीटर्स का हिसाब लिया गया। और तो अब आप इसको मूव कैसे करोगे, क्योंकि ठीक है ऐसा नहीं कि लंबा रास्ता बनाने से उस रास्ते में बहुत स्पीड से चलना पड़ेगा। तो बोलेंगे अगर स्पीड इलेक्ट्रोमैग्नेट से आ रहा है तो इसको मतलब गोल बनाना या बड़ा बनाने का क्या ज़रूरत था। आप ये समझिए यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि लाइट स्पीड पे प्रोटॉन्स को भेजे। तो अब आप में से जो लोगों को भी जनरल रिलेटिविटी का पता होगा वो पता होगा लाइट स्पीड पे कोई भी चीज़ जिसमें मास है नहीं जा सकता, सिर्फ फोटॉन जा सकता है क्योंकि उसमें मास नहीं है। तो ये सब क्या कर रहा है, लाइट स्पीड के बहुत नजदीक ले जा रहा है, मतलब कुछ ही प्रोटॉन्स को भेज रहा है लेकिन लाइट स्पीड के बहुत पास ले जा रहा है। अब जैसे जैसे वो करने लगता है ये एनर्जी खपत बढ़ने लगता है। अब इसका अब रेडियस जो है, मतलब जो रेडियस अगर आप बहुत छोटा कर देते हैं एनर्जी बर्बाद हो जाता है मैग्नेट्स का सिर्फ उसको मोड़ने में, कि भैया मोड़ो 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 मोड़ो, आकर समझिए ड्रिफ्टिंग में एनर्जी खत्म हो जाएगी, ना कि वो पिकअप करने। पिकअप चाहिए, अब जितना ज़्यादा पिकअप रहेगा उतना बल्ले बल्ले रहेगा और मैग्नेटिक एनर्जी कंजर्व होगी। तो आप नहीं चाहते हो मैग्नेट का काम रहे सिर्फ मोड़ते रहे, मतलब आप चाहोगे मैग्नेट भाई एक्सेलरेशन फॉरवर्ड दो उसके बाद मोड़ो। तो इसीलिए डायमीटर जितना बड़ा होता जाएगा ये उतना आसान हो जाता है। बड़े जैसे मान लीजिए 27 किलोमीटर, कोई मान लीजिए जैसे अमेरिका में एक ठो बनाने वाला था, लार्ज हाइड्रोजन कॉलिडार का बड़ा बाप बनाने वाला था, लेकिन पॉलिटिक्स के चलते कैंसिल कर दिया गया। वो होने वाला था करीब 50 के आसपास का। उसमें 2 ही 3 दिन स्टार्ट करने के बाद उनको पता चला क्योंकि एनर्जी लेवल उसकी और हाई होती। तो वही समझिए कि आपको एक रास्ता चाहिए जो कम से कम टर्निंग हो, ताकि मैग्नेट की एनर्जी उसको वेलोसिटी दे सके, ना कि सिर्फ उसको कंट्रोल करने में ही खत्म हो जाए। और इसको सुपर कंडक्टर चाहिए, नॉर्मल कंडक्टर तो दे ही नहीं पाएगा। और यहाँ पे जो मैग्नेट्स इस्तेमाल होते हैं ये समझिए आपका सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट जो आप जिंदगी में देखेंगे वो जनरली होता है आपका MRI मशीन है। उसे नापा जाता है 1 टेस्ला 2 टेस्ला, ये सब 7-8 टेस्ला तक चला जाता है। ये बहुत तगड़ा मैग्नेट है। और यही मैग्नेट, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड मतलब चार्ज होता है, वो चार्ज प्रोटॉन्स को कंट्रोल कर पाता है, क्योंकि प्रोटॉन भी चार्ज पार्टिकल है, इसीलिए इसमें न्यूट्रॉन नहीं भेजा जाता, प्रोटॉन्स भेजे जाते हैं। और आप मैग्नेट का इस्तेमाल करके आप एम कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, स्पीड डाल सकते हैं। और ये सारा चीज़ हाई वैक्यूम और क्रायोजेनिक टेम्परेचर पे किया जाता है। हाई वैक्यूम मतलब समझिए यहाँ इतना हाई लेवल का वैक्यूम है कि इसको वैक्यूम पहुंचने में 1-2 महीना लग जाता है अगर वैक्यूम पंप स्टार्ट करके। शुरू का मतलब PSI बहुत स्पीड से घटता है, मतलब वैक्यूम पंप चलाइए मतलब 15 PSI नॉर्मल होता है, 15 से 0 पहुंचने में 15-20 मिनट में हो जाएगा, लेकिन उसके बाद आखिरी एटम्स को हटाने में 1-2 महीना तक लग जाता है। कुछ कुछ केसेस में किया जाता है हीट करने लगता है ताकि सारे गैस मॉलिक्यूल जो ट्रैप है मेटल क्रिस्टल्स में वो बाहर निकल जाए। तो इसीलिए बहुत मेहनत लगता है हाई वैक्यूम बनाने में। और इसको क्रायोजेनिक टेम्परेचर पर रखा जाता है ताकि बाकी बाहर के इन्फ्लुएंस है, यानी कि थर्मल इन्फ्लुएंस कम से कम हो प्रोटॉन्स पे। तो ऐसे ये काम करता है। इसीलिए रास्ता जितना बड़ा हो उतना बल्ले बल्ले, जितना तगड़ा मैग्नेट हो उतना उत्तम, और जितना हाई वैक्यूम ताकि कोई पार्टिकल इंटरफियर ना करे, जितना ठंडा रहे, मतलब ठंडा तो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि आप यहाँ क्रायोजेनिक मैग्नेट्स की बात कर रहे हो, सुपर कंडक्टर, जैसे कि आपका MRI मशीन में हीलियम इस्तेमाल किया जाता है वैसा ही यहाँ भी करना पड़ता है। तो ऐसे करके ये काम करता है। तो हमने अभी जो आपको बताया वो हुआ उसका रास्ता कैसे एक्सेलरेट कर रहा है। अब एक्सेलरेट करना एक पार्ट हो गया, उसको भिड़ाना है। और भिड़ाने के बाद ठीक है, ऐसा नहीं किसी भिड़ा रहे पिक्चर देखने के लिए, आप भिड़ा रहे हो ताकि उसको स्टडी कर सकें। स्टडी करने के लिए डिटेक्टर्स लगते हैं, जो आप बड़ा बड़ा ऐसा हुआ वाला फोटो देखते हैं ये सब डिटेक्टर के फोटो है। और 4 डिटेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है सन के सिस्टम में। ऐसा नहीं कि कोई और डिटेक्टर नहीं, बहुत सारे और छोटे बड़े, लेकिन 4 मेजर डिटेक्टर्स हैं। और यहीं पे बीम कोलिजन होता है, यानी कि जो आपको पाइप में दोनों दिखेगा, एक में क्लॉकवाइज चल रहा है एक में एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। और मैग्नेट्स इसको जैसे ही डिटेक्टर के पास आते हैं एम करता है कि एक जगह पे क्रॉस करे, ऐसे मतलब अभी वो ऐसे चल रहा है आराम से, एक दूसरे से भिड़ेगा नहीं, लेकिन जैसे ही डिटेक्टर आता है वहाँ पे मैग्नेट उसको स्क्वीज करता है। स्क्वीज करने से ये होता है कि लाइन इंटरसेक्ट करता है, और ये इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पे आपको इवेंट मिलता है। ये इवेंट में जो डैमेज हो रहा है, जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो भिड़ ही जाएगा, वो उसको स्टडी किया जाता है। इसीलिए ये सब पार्टिकल ये मतलब डिटेक्टर्स जो है 3 मंजिले बड़ा होता है। मतलब उतना बड़ा क्यों हो रहा है, क्योंकि बहुत हाई एनर्जी पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। ये सब पार्टिकल इतना पावरफुल होता है कि वो सीधे सीधे 1-2 फुट कंक्रीट के ऊपर चला जाएगा। तो अब उसमें इतना एनर्जी है तो अलग अलग डिटेक्टर परत दर परत लगाया जाता है। मतलब एक डिटेक्टर पहले लेवल पे है, दूसरा डिटेक्टर तीसरे पे है, तीसरा पे चौथा है। तो इससे अच्छे से पता चलता है कौन एनर्जी कितना है, और ट्रेजेक्ट्री पता चल जाता है। और ट्रेजेक्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि मास से आपको पता चलता है उसकी वेलोसिटी कितनी है, लेकिन अगर आप उसका चार्ज जानना चाहते हैं तो आपको इसको ट्रेजेक्ट्री है, वो ऐसे घूम रहा है या ऐसे घूम रहा है, इससे पूरा पता चलेगा कि वो पॉजिटिव चार्ज था या नेगेटिव चार्ज था, वो क्लॉकवाइज स्पिन था या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन था। इसीलिए ये सब डिटेक्टर इतने बड़े बड़े भयानक विशाल साइज के होते हैं। और ये डेटा इतना ज़्यादा बना, क्योंकि जब मैंने आपको बताया कि कोलाइड करेगा, ये ऐसा नहीं कि अभी बटन चालू किए 1 घंटे बाद कोलाइड करेगा, बटन चालू किए कोलाइड होना स्टार्ट हो जाता है, तुरंत हो जाता है। ये सब चीज़ तुरंत एकदम होते रहता है कोलाइड। तो किया जाता है कि डेटा जो मतलब ये सारे सेंसर बना रहे हैं, ये एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम में डाला जाता है और वो 1000 डेटा को स्टोर करता है।
इसका मतलब हो गया कि 1 सेकंड का इसमें बफर रहता है और कंप्यूटर 99% को रिजेक्ट कर देता है। जैसे ही उसको कुछ ऐसा मिलता है कि कुछ इंटरेस्टिंग हो या जहाँ पे साइंटिस्ट लोग फोकस कर रहे हैं, वो डेटा को सर्वर में डाला जाता है। वैसा ऐसा करते करते सर्वर में खूब हज़ारों घंटे, हज़ारों कोलिजन इवेंट्स रिकॉर्ड होता है, फिर उसको साइंटिस्ट छानते हैं। तो ये है डिटेक्टर वाला सिस्टम। अब बात करते हैं, इतना पैसा लगा है, इतना साल लगा, तो क्या इससे कुछ फ़ायदा हुआ? हाँ, बहुत अच्छे से फ़ायदा हो गया। ये हिग्स बोसॉन को दिखा दिया, मैथमेटिकली प्रूव कर दिया, हमारा ट्रेजेक्टरी का मॉडल सही निकल गया। और मतलब हिग्स बोसॉन इतनी बड़ी बात है, जैसे कि आप ये समझिए कि हम लोग अगर मैग्नेटिक फील्ड को नहीं समझते तो क्या हम लोग जनरेटर बना पाते? हिसाब सीधा है, नहीं बना पाते। अच्छा जनरेटर, टिकाऊ जनरेटर, हाई एफिशिएंसी जनरेटर, ये सब बनता ही नहीं। यहाँ पे हम लोग वही पहुँच गए। जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रॉन फ्लो एक दूसरे से रिलेटेड है, ये हम लोग को मास के लेवल पे उतारते कि मास है क्या। मास ऐसा है कि आप क्वांटम लेवल पे जाते हैं, कोई भी चीज़ ना तो पार्टिकल होता है ना वेव होता है, तो इसे कहा जाता है क्वांटम फ्लक्चुएशन। क्वांटम में हर चीज़ में योलो हो रहा है, और इस वेव में एक फील्ड है। इस फील्ड में अगर आप इंटरेक्ट करते हो, आपका मास बढ़ जाएगा, नहीं इंटरेक्ट करते हो, मास नहीं रहेगा। जैसे कि फोटॉन्स इस फील्ड में रिएक्ट नहीं करता है, फोटॉन्स का मास एकदम हल्का है, उसको कोई लेना देना ही नहीं है, उसके लिए समय नहीं बीतता क्योंकि वो लाइट स्पीड पे है। वहीं पे आपके पास थोड़ा सा भी मास है, यानी कि आप इस फील्ड से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो हम लोग समझिए इसको अब समझ गए। जैसे कुछ मतलब ये इतना बड़ा बात है, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड का और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसे रिलेटेड है वो समझना, जिसके लिए आप स्कूल में पढ़े होंगे इस तरह के रूल्स, राइट हैंड रूल, बहुत सारे रूल्स और भी पढ़े होंगे। वैसे ही ये इतना बड़ा बात है, ये हम लोग सॉल्व कर लिए कि मैटर में मास कहाँ से आ रहा है, कौन चीज़ है जो उसको मास दे रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। तो इसका इस्तेमाल क्या है अभी कुछ नहीं पता। जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड जिस टाइम समझे हम लोग, उस टाइम थोड़े जनरेटर बना लिए थे, उसके बाद कई दशक बाद कोई इंजीनियर इस्तेमाल करता है, जिसमें शायद आप नाम सुने होंगे, निकोला टेस्ला करके। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग कुछ आज बनाए, जैसे आज के साइंटिस्ट लोगों ने ये निकाल दिया हिग्स बोसॉन, जिस बंदे के नाम पे दिया हुआ है, कुछ साल बाद, कुछ दशक बाद इसका कोई इस्तेमाल करे, और क्या क्या इस्तेमाल होगा हमें नहीं पता। जैसे क्वांटम फिजिक्स का 1950 से इस्तेमाल हो रहा था, उसके चलते आज जाके सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री वहाँ पहुँच गई जहाँ पे हम लोग चाहते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी वही हो रहा है कि आज हम लोग फाउंडेशन रखें, कल इस पे क्या बने नहीं पता, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि हम लोग मास को समझ गए। अच्छा मास है, क्यों है, ये बहुत बड़ी बात है, मतलब एक परत और नीचे आ गया है। तो अब ये समझिए कि ये बनाया गया 2009 में, चलाया गया, और 2012 से 14 के दरमियान इनको मतलब पहले ही प्रूव हो गया था कि है कुछ, लेकिन मतलब आपको साइंटिफिकली अनाउंस करना है तो डबल चेक, ट्रिपल चेक, क्वाड्रुपल चेक करना पड़ता है, और प्लस आपका डेटा सबको लोगों के पास बांटा जाता है ताकि वो लोग डबल चेक कर सकें कि मतलब गलती से भी आपको एक गलत डेटा नहीं दे रहे हैं। तो टाइम उसमें लगा। तो यहाँ पे अब ये पहुँच गया, ये पार्टिकल एक्सीलरेटर, वैसा कि जब हिग्स बोसॉन डिटेक्ट हो गया उसके बाद जितना ये लोग पुश कर सकते हैं पुश कर लिए। अब ये हो गया कि पार्टिकल एक्सीलरेटर का मैक्सिमम पावर लेवल पहुँच गया है। अब ये जितना मतलब जितना स्पीड से ठोक सकता था वो कर रहा है, अब ये और कुछ नहीं दे पा रहा है। तो नया डेटा जो रिजेक्ट मतलब जनरेट हो रहा है पार्टिकल डिटेक्टर में, वो कोई खास फायदेमंद नहीं है। मतलब जो करते हुए वही डेटा आ रहा है, मतलब जो कल मिला था आज भी वही मिल रहा है। तो हिसाब आया कि अब इसका डिमिनिशिंग रिटर्न आ गया। ये हर पार्टिकल एक्सीलरेटर के साथ होता है कि जब तक उसको फुल पावर तक पहुंचाने में 1-2 साल लग जाता है, 5-6 साल लग जाता है, कभी कभी उतना टाइम लगा उसके बाद उस पार्टिकल जनरेटर का कोई खास फायदा रहता नहीं है। तो यहाँ पे इसके हिसाब से सोच के चले गए थे। तो अभी आप कहीं पे भी टाइप करेंगे लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर पे क्या हो रहा है, आपको एक शब्द मिलेगा, हाई लुमिनोसिटी अपग्रेड। तो हाई लुमिनोसिटी का मतलब ये समझिए, ये जो पार्टिकल इवेंट आप देख रहे हैं ये बहुत ल्यूमिनस होता है, काफ़ी बूम ब्राइट होता है। तो यही मतलब बात किया जा रहा है कि अभी जैसे मान लीजिए 1 किलो पार्टिकल्स भिड़ा रहे हैं, 1 किलो मतलब बोल रहा हूँ बस रफली, तो अब हिसाब कर रहे हैं कि 10 किलो भिड़ाएंगे। फिर हिसाब ये है कि ल्यूमिनोसिटी बढ़ाने के लिए इनको 2 काम करना है। इनको मैग्नेट्स को अपग्रेड करना है, तो अभी सबसे बड़ा अपग्रेड कर रहे हैं कि मैग्नेट जिस सुपर कंडक्टर से बनाया गया वो कंडक्टर चेंज कर रहे हैं, तो इफिशियंसी बढ़ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। उससे ये होगा जब ये क्रॉस करेंगे, क्रॉस पॉइंट जो है जहाँ पे उसको हिट कराने की कोशिश करें वो और नैरो हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा, और महीन हो जाएगा। तब प्रोबेबिलिटी कि कितने प्रोटॉन एक दूसरे प्रोटॉन से भिड़ेंगे वो बढ़ जाएगा। तो मतलब समझिए अभी 500 प्रोटॉन भिड़ रहे हैं एक दूसरे से, जबकि लाखों भेज रहे हैं, तब होगा कि 50-60 हज़ार भिड़ने लगेंगे जब लाखों भेजने लगेंगे, तो ज़्यादा डेटा जनरेट होगा। तो ये स्टेप 1 है, इसीलिए मैग्नेट पे अपग्रेड किया जा रहा है। इसका डमी बन चुका है, मतलब ये काफ़ी साल से, मतलब काफ़ी साल क्या बोल रहा हूँ, 2018-19 के बाद समझ गया, हाँ ठीक है बंद करो या एलएचसी को, अपग्रेड प्लान स्टार्ट करो। उसी दरमियान ये प्रोटोटाइप बना लिया गया है, इसकी टेस्टिंग की जाएगी 1-2 साल बाद, और उसके बाद इसका पूरा मतलब जो टनल है वो अपग्रेड किया जाएगा। और उसके बाद आप पावर बढ़ा रहे हो, तो अब दूसरा चीज़ आप क्या बढ़ाओगे, आप डिटेक्टर को अपग्रेड करोगे, क्योंकि ये डिटेक्टर समझिए पुराना हो ही गया है। तो अब जितना चीज़ हम लोग इससे सीखे समझे, नॉलेज जितना मिला, जितना नया टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ है, वो सब का इस्तेमाल करके ये दोनों चीज़ करें। मतलब एक तो आप ब्राइटनेस बढ़ा रहे हो, प्लस डिटेक्टर की सेंसिटिविटी बढ़ाई जाएगी। तो ये मतलब करने के बाद एलएचसी का जान अब और आ जाएगा। मतलब टारगेट ये है कि अगर ये सब सही रहा तो 10 गुना पावर लेवल बढ़ जाएगा। तो उससे किस लेवल तक फिजिक्स में हम लोग पहुँच पाएंगे भगवान जाने।
लेकिन वही इंटरेस्टिंग बात है, मतलब ऐसा नहीं कि एलएचसी हो गया और पार्टिकल मिल गया, काम खत्म, बोरिया बिस्तर बंद कर, नहीं, अब दूसरे लेवल का गाड़ी चल रहा है। हाँ, ये इसका मैक्सिमम होगा, यानी कि मतलब अब इससे बड़ा अगर कुछ करने जा रहे हैं तो ये रिएक्टर नहीं संभाल, मतलब ये कोलाइडर नहीं संभाल पाएगा, तो अपग्रेड अभी ये है। लेकिन ये फ्यूचर फ्राइडे का एपिसोड है, तो हम भविष्य के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ समझिए कि एक नया रेस शुरू हो गया है। अमेरिका जब अपना पार्टिकल कोलाइडर को बंद किया था तो उसको बहुत नुकसान हुआ था, पैसे के तौर पे नहीं, गवर्नमेंट को पैसे से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इतने फिजिसिस्ट छूट गए उसके चक्कर में कि जिनीवा में जहाँ पे ये एलएचसी है वहाँ पे मतलब समझिए पूरे दुनिया में कितने फिजिसिस्ट हैं जो कोलाइडर्स को हैंडल कर सकते हैं, आधा से ज़्यादा सब यहीं पढ़े हैं, सब देश के, चाहे इंडिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे श्रीलंका हो, सबके सब यहीं पहुँचे हुए हैं। मतलब ये जगह क्वांटम फिजिक्स के लेवल में, पार्टिकल इंजीनियरिंग के लेवल पे सबसे एडवांस जगह है। तो यूरोप इसीलिए इस पे इतना खर्च करता है कि मतलब इससे इतना ज़्यादा ब्रेन को एक जगह पे रख पाता है, उससे बहुत फ़ायदा होता है। तो और इसका देखिए जब इसको मतलब वैल्यू समझ में आने लगा तो अमेरिका भी थोड़ा सा, नहीं भाई हम लोग को भी कुछ करना चाहिए, और इसका देखा देखिए अब चाइना सीधे एक प्लान बना है कि वो 100 किलोमीटर का बनाएगा, और ये 100 किलोमीटर का डिज़ाइन मतलब यूरोपियन यूनियन भी इस पर काम कर रहा है कि एलएचसी 27 किलोमीटर का था, ये 100 किलोमीटर का बनाएंगे ताकि एनर्जी लेवल और ऊपर ले जा सके। क्या पता चला कि उसके बाद हम लोग हिग्स बोसॉन को खोल के देखते हैं कि अरे हिग्स बोसॉन इसलिए है, या पार्टिकल टू पार्टिकल इंटरेक्शन अगर समझ में आ जाए कि हिग्स फील्ड में क्यों बिहेव कर रहे हैं, बल्ले बल्ले हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा बात है कि 100 किलोमीटर का मतलब ये टनल बनाना, पहले टनल में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगा, उसका डिटेक्टर ये सब उतना बड़ा समस्या नहीं, टनल बनाना उतना बड़ा वो मेन समस्या है। और इस पर चाइना काम कर रहा है, मतलब चाइना कोशिश कर रहा है कि अपना बनाए, लेकिन अभी खुदाई नहीं शुरू हुआ है, और ये काम अभी यूरोप में भी लटका हुआ है कि मतलब इसका फंडिंग क्लियर होगा कि नहीं। और बहुत पॉलिटिक्स है ये सब चीज़ें हैं, मतलब साइंटिफिक इंजीनियरिंग से ज़्यादा तो इसमें पॉलिटिक्स ही है। लेकिन आने वाला टाइम काफ़ी इंटरेस्टिंग वाला है, क्योंकि एलएचसी तो अपग्रेड हो जाएगा 2022 तक, और उसके बाद अगर ग्रीन लाइट मिलता है तब ये 100 किलोमीटर वाला या तो यूरोप में बनेगा या तो चाइना में बनेगा, कहीं ना कहीं तो बनने ही वाला है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको इससे कुछ समझ में आया, कुछ सीखने को मिला हो। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों के शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, क्योंकि मैं हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप नहीं है तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।